Good morning, all. Welcome to Learners Academy. ओके हाँ, अभी तो रखो उसको, लास्ट में बताना. सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द नरेशन इज एक्सक्लामेटरी सेंट. अभी रखो उसको. Next topic in our narration topic is exclamatory sentence. So till now what we have covered is changes क्या, हाँ, चेंजेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो सीखा. डेक्लेरेटिव सेंटेंस कवर किए, इंटेरोगेटिव की और इंपेरेटिव, तीन कैटेगरी ऑफ सेंटेंस हम कवर कर चुके हैं. अब हम चौथी कैटेगरी पे पहुंचे, एक्सक्लामेटरी. ठीक है, अब एक्सक्लामेटरी की क्या रेंज बहुत है. एक्सक्लामेटरी में विशेष भी आ जाती है, एक्सक्लामेटरी में ना ग्रीटिंग्स भी आ जाती है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग. तो उसकी रेंज बहुत है ना, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे, एक एक कैटेगरी उठाएंगे, है ना भाई. इस टाइप के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो ये करना है, उस टाइप के. प्लस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में आपका आंसर सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भाव होता है. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, भाव होता है. किसी ने क्या भाव पकड़ा, किसी ने क्या भाव पकड़ा, और उस भाव को फिर आपको फाइनल स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव चाहिए. फाइनल स्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको, डेक्लेरेटिव. और दूसरी चीज एक्सक्लामेटरी, इसको बंद करो ना एक बार, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में मिलेगा, टूटा फूटा मिलेगा. टूटा फूटा मतलब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, कहीं वर्ब भी नहीं दिख रही होगी, कहीं क्या. आपको उसके अंदर का भाव पकड़ना है, उससे एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस सोचना है पहले मन में, है ना, और उस डेक्लेरेटिव सेंटेंस को फिर आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. शुरू करें. सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स माइनर चेंजेस. सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती है. कोई बात नहीं, अब अपन एक कैटेगरी नहीं, ये आएगा, मैं सब दिखा दूंगा, सब आएगा. जो आपके डायलॉग वाले सेंटेंस है ना, डायलॉग, उसमें ये आएगा. ओके, चलो. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है वो किस में चेंज होता है, चेक करो. एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सोरो, सरप्राइज, वंडर, फियर, हॉरर, रिग्रेट, और मैं आगे एक्सेट्रा लगा देता हूं क्योंकि ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. कोई नया भाव निकल के आ गया तो नया भाव से भी आप, जैसे अप्लोस, इसमें अप्लोस नहीं लिखा हुआ, अप्लोस मतलब शाबाशी देना. ठीक है, समझ आया. ये रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे चेंज होगी. सेट किस में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी. चले आगे. नहीं देखो, अगर बेसिक तरीका तो ये होता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड. कई कई बार एक्सक्लेम्ड वर्ड को अपलोडेड वर्ड डायरेक्टली लिख दिया, है ना. तो कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स, मतलब इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है इनके इनडायरेक्ट स्पीच का. बेसिक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरे दूसरे सेंटेंस में थोड़ा तो बहुत स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाता है. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे मान. चले नेक्स्ट. नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब. खत्म. ओके, चलो तो लेट्स कंटिन्यू. ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट देखो, कनेक्टर. इसमें दैट लगता है जनरली, बट जैसा कि मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो कई बार चेंज भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या लगता है, दैट, जैसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस में लगता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इसका फाइनल डेक्लेरेटिव चाहिए किसी का भी, और एक्सक्लेमेटरी मार्क को अपन फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे. स्ट्रक्चर फाइनल तो डेक्लेरेटिव चाहिए ही चाहिए, कैसा भी टूटा फूटा स्ट्रक्चर हो. अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन में भी आता है, एक तो डेक्लेरेटिव एक इंटेरोगेटिव, इसका कॉम्बिनेशन आ गया. जैसे किसी ने कहा कि हेलो सर हाउ आर यू, तो हेलो सर तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, हाउ आर यू एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस भी इसमें आएंगे, वो भी अपने को कवर कर. शुरू करें. ये माइनर चेंजेस देख लिया आपने. एक्सक्लामेटरी मार्क को अपन क्या कर देंगे, फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे. तो पहला सेंटेंस देखते हैं. ही सैड ओ आई हैव कट माई फिंगर. ही सैड ओ आई हैव कट माई फिंगर. सबसे पहले तो अपने को, ठीक है, ही सेड ओ आई हैव कट माई फिंगर. सबसे पहले तो अपने को इसमें ये ढूंढना है कि उस ऊपर दिए हुए भाव में से कौन सा भाव है. तो अगर कोई किसी की उंगली काट ले, मतलब खुद की काट ले, आई हैव कट माई फिंगर है, गलती से कई बार उंगली कट जाती है ना, सब्जी काटते हुए कट गई या किसी भी कारण से कट गई, तो क्या होगा, खुशी होगी, जॉय होगा. यस, मेरी उंगली कट गई. हाँ, क्या होगा, दुख होगा. होगा ना. तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो. सोरो मतलब क्या होता है, दुख.
ठीक है। अच्छा, सोरो और रिग्रेट में क्या फर्क होता है? सोरो तो क्या होता है, छोटा मोटा दुख, जैसे उंगली कट जाए और ये हो जाए वो हो जाए। रिग्रेट क्या होता है, कोई बड़ा दुख, जैसे मान लो किसी की कोई घर में कोई डेथ हो जाए तो उसको अपन रिग्रेट कहेंगे, या मान लो नौकरी चली जाए, या मान लो कुछ ऐसा मतलब बड़ा हादसा हो जाए तो उसमें अपन रिग्रेट लगाएंगे। और छोटे भाई देखो, एक तो होता है शारीरिक दुख, एक होता है शारीरिक दुख, एक होता है मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख के लिए सौरो, एक होता है मानसिक दुख, मेंटल पीड़ा, मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसमें कुछ शरीर में थोड़ा ना दुख हो रहा है, पर यह है कि मेंटल तो दुख है ना उसको, मन वाला दुख, तो उसके लिए अपन रिग्रेट लगाएंगे। ओके, चलो तो इसका बना सकते हैं अपन, बनाओ। इसको बैटरी लानी पड़ेगी, याद आता ही नहीं है। ओके, देखो कैसे बनाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ, पहला सेंटेंस में बना के मैं दिखा रहा हूं, फिर आगे से आप। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लगा दूं, दुख हो रहा है बहुत उसको। कनेक्टर दैट बोला ही था मैंने। अब ये ओ वर्ड मत लगा देना, क्योंकि डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में ओ, हाय, हेलो, ये सब इनकी कोई जगह नहीं होती है ना। डायरेक्ट आई से स्टार्ट करो। आई फर्स्ट पर्सन, अच्छा मेजर चेंजेस तो चलेंगे ना, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, वो तो चलेंगे। आई ही के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही हैव कट, कौन सा टेंस है, किस में चेंज होता है, हैड कट, हैड कट। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज। माई थर्ड फॉर्म है ना, आई मी माई, तो ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हिज फिंगर। बताओ कोई डाउट? नो, वेरी इजी, कर सकते हो अब आगे से। दूसरा सेंटेंस दे दूं मैं, चलो तो इसका आंसर देख लो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड कट हिज फिंगर, ये बनाया हमने भी, कनेक्टर दैट लगी जाएगा। चलो इसका बनाओ। शी सैड अलास माई कैट इज डेड। अलास मतलब हाय, हाय मेरी बिल्ली मर गई। ठीक है, चलो। अच्छा, सोरो और रिग्रेट में भी आप एक्सचेंज करके लगा सकते हैं, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि सोरो की जगह रिग्रेट नहीं लगना, जनरल केसेस बताया मैंने, है ना। रिग्रेट का मतलब होता है खेद होना, कहते हैं ना, खेद के साथ बताया जाता है, दुख या खेद होना। हाँ, रुकावट के लिए खेद है, ये रुकावट के लिए दुखी है हम उस चीज के लिए। चलो बोलो क्या बनाया शैली। सही है, या शी एक्सलेंट विद रिग्रेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या दैट, माई क्या इसमें चेंज हो जाएगा, शी के हिसाब से हर, आई मी माई, शी हर, हर कैट इस की जगह वॉस, तो हर कैट वॉस डेड। शी एक्सक्लेम विद सोरो दैट हर कैट वॉज डेड, या रिग्रेट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ही सेड हुरे वी हैव वन द मैच। बोलो बोले, कोई डाउट है? कोई डाउट है पिछले सेंटेंस में? क्या जरूरी है? तो आपने क्या लगाया? हाँ तो दोनों सही है ना। देखो, अब फिक्स तो कैसे होगा, आपको क्या पता कितना दुख है उसको। आप मुझे एक चीज बताओ, कई बार अपन ऐसे कहते हैं कि मुझे दुख है इस बात का, और कई बार आप कैसे ऐसे कहते हो कि मुझे खेद है इस बात का। तो आप फिक्स कर सकते हो ये दोनों बातें, कि आप हमेशा मुझे दुख है बोलो या हमेशा मुझे खेद है बोलो, ऐसे सिचुएशन फिक्स कर सकते हो क्या? तो जब सिचुएशन फिक्स नहीं हो सकती तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जॉय नहीं लगा सकते। है ना, खुशी हो गई कि बिल्ली मर गई, है ना, अब नई बिल्ली आएगी। ठीक है। अच्छा, वंडर और सरप्राइज एक ही होता है, जैसे रिग्रेट और सोरो एक ही है, वंडर और सरप्राइज एक ही है। तो ही सैड पूरे वी हैव वॉन द मैच, तो इसमें जॉय है, साफ साफ दिख रहा है। आगे बोलो। तो आपने क्या सोरो लगाया या हॉरर लगाया है? वंडर, वंडर नहीं होगा, वंडर या सरप्राइज यानी कि आश्चर्य होना, है ना। हाँ बोलो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टर दैट। ठीक है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ही। वी प्लूरल है, तो ही का प्लूरल दे। किस किसने वी ही बनाया था बताओ, दे बनेगा ना। तो हैव वन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, दे हैड वन द मैच। सो द आंसर विल बी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। समझ आया? नेक्स्ट ये बनाओ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, शाबाश। अब शाबाश के लिए आप एप्लोस लगा सकते हो ना, एक्सक्लेम्ड विद एप्लोस, या कुछ और भी चेंजेस अपन कर सकते हैं, डिस्कस कर, पहले आप बनाओ, आपको क्या लगता है?
द कैप्टन सेड ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स, शाबाश, वेल डन प्लेयर्स, प्लेयर्स आपने बहुत अच्छा किया। तो तकलीफ हुई थोड़ी बहुत बनाने में? अब बता तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं हुई आपको? नहीं पता। तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि वेल डन प्लेयर्स वो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी ना। देखो वी हैव वन द मैच एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी माई कैट इज सेड भी एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर है। आई हैव कट माई फिंगर भी एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर है। तो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर के तो हमारे दाएं हाथ का खेल हो गया, चुटकियों का खेल हो गया। लेकिन वेल डन प्लेयर्स कहाँ है इसमें सब्जेक्ट? एक्शन कौन सा है, टेंस कौन सा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब टूट फूट के भी मिल सकता है। किसी ने कहा वेल डन, और वेल डन में उसके अंदर के भाव क्या है वो सोचने पड़ेंगे। तो देखो, आप ये सोचो कि कोई भी शाबाशी दे रहा है तो वो प्लेयर्स को शाबाशी कब देगा? जब उन्होंने अच्छा किया है, या करने से पहले दे देगा? बाद में देगा ना। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस कंसीडर होती है। एक तो मान लो वो मैच खेल के आए जस्ट अभी अभी, एंटर हो रहे हैं मतलब एग्जिट हो रहे हैं ग्राउंड से, और बस शाबाशी दे दी, वेल डन बेटा। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि थोड़ा टाइम हो गया है मैच खेले, मान लो कल परसों मैच हुआ है, और फिर जब भी आप उससे मिले आपने वेल डन कह दिया। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना, कि या तो हाल ही में मैच खत्म हुआ है या कुछ टाइम पहले खत्म हुआ है। जब हाल ही में एक्शन खत्म होता है तो कौन सा टेंस लगाते हैं? जस्ट अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है, उसके लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? गलत, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हाल ही में एक्शन खत्म होता है, जब अपन कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट। और थोड़ा टाइम पहले खत्म होता है तो लगाते हैं सिंपल पास्ट। अगर थोड़ा टाइम पहले खत्म होता है, वो थोड़ा टाइम कुछ भी हो सकता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मतलब एक्शन पास्ट का हो गया कुल मिला के, तो सिंपल पास्ट। और हाल ही में खत्म हुआ है तो भी पास्ट का पूरी तरह से बना नहीं है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके दो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बताओ मुझे, एक प्रेजेंट परफेक्ट में और एक किसमें? सिंपल पास्ट में। तो देखो, सब्जेक्ट कौन है, एक्शन किसने किया? प्लेयर्स ने किया। तो मैं देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, एक्शन हो गया मतलब सब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या हुआ, टेंस कौन सा लगा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है? डन, और फिर एडवर्ब लगा दो वेल। तो ये इसका एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। वेल डन प्लेयर्स के पीछे के भाव ये छुपे हुए हैं उसके, द प्लेयर्स हैव डन वेल, प्लेयर्स आपने अच्छा किया। और किसी ने कहा नहीं सर 2 दिन पहले मैच हुआ था, तो ठीक है सिंपल पास्ट में बना देते हो, द प्लेयर्स डिड वेल। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ताज्जुब की बात यह है कि आप ये बनाओ या ये बनाओ, इनडायरेक्ट सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि हैव डन भी हैड डन में चेंज होता है, बोलो, और डिड भी हैड डन में चेंज होता है। कुल मिला के ऐसे सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा आगे के लिए, एज ए रिजल्ट याद करके चलेंगे। जैसे वेल डन, वेल सेड, वेल प्लेड, है ना, ये वेल के आगे जितने भी वर्ड्स लगे हुए हैं ना, इसमें अपन इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ये क्या? वेल एक एडवर्ब है, आप उसको सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? देखो, तो अब इसका बताओ मुझे, पास्ट परफेक्ट बताओ, मतलब इसका इन ये बनाओ या ये बनाओ, उसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा? द प्लेयर्स हैड डन वेल। ठीक है, ये तो हो गई मेरी अंदर जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है उसको कन्वर्ट कर दिया। अब बाहर देखो, द कैप्टन सेट को जैसा कि मैंने कहा, आप क्या क्या लिख सकते हो? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लोस, ऐसे तो लिख ही सकते हो। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लोस, कैप्टन ने शाबाशी के साथ एक्सक्लेम किया। ठीक है ना। अब जब भी आप अप्लोज की बात करेंगे ना, तो आपको दैट की जगह क्या लगाना पड़ेगा? सेइंग दैट। क्या लगाया, क्या लगाना पड़ेगा? सेइंग दैट। ये बोलते हुए उसने शाबाशी दी, ये बोलते हुए उसने शाबाशी दी। अब ये थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देखो, ब्रेवो जॉय का प्रतीक नहीं है, ब्रेवो शाबाशी देने का प्रतीक है। ओके। हाँ, आपने खुद ने अच्छा किया, जैसे ऊपर वाला हुर्रे, हुर्रे आपने खुद ने अच्छा किया, आपको खुशी है। ठीक है, सामने वाला तो आपको ब्रेवो बोल रहा है ना, हुर्रे थोड़ा बोल रहा है, तो वो जो बोलेगा उस हिसाब से आपको भाव को पकड़ना है। ठीक है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज सेइंग दैट, क्या कहते हुए उसने एप्लॉज किया? जो भी अपन ने अंदर बनाया था, क्या? द प्लेयर्स हैड डन
वेल, एक सेंटेंस तो उसका ये बन जाएगा। और इसमें थोड़ा बहुत करामाती और कर दें अभी, देखो अपन, देखो, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लोस की जगह हम एक चीज और लिख सकते हैं। कई बार ऐसे सेंटेंस आएंगे एक्सक्लामेटरी में जिसमें जो भाव है उसी की वर्ब बना देंगे। जो भाव है उसी की क्या बना देंगे, वर्ब। जैसे एप्लोस से जो वर्ब बनेगी वो होती है अपलोड। क्या होती है, अपलोड, अपलोडेड, अपलोडेड। तो एक्सक्लेम्ड वर्ब की जगह में इस भाव की वर्ब बना दूं तो क्या लिखना पड़ेगा, अपलोडेड। क्या लिखना पड़ेगा, द कैप्टन अपलोडेड। लेकिन जब आप वर्ब बना रहे हो, जब आप वर्ब बना रहे हो भाव की, तो एक रूल और है फिर। जब आप एक्सक्लेम्ड लिखते हो तो आगे आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो, लेकिन अपलोड आप किसको कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा। तो कैप्टन ने किसको अपलोड किया, प्लेयर्स को। द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स। और अगर आपने प्लेयर्स बाहर रख दिया तो फिर अंदर आपको दे लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन। तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में। पढ़ लो एक बार। द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। कैप्टन ने प्लेयर्स को शाबाशी दी ये कहते हुए कि उन्होंने अच्छा किया था। ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो आप कहते हो ना डायलॉग वाले वो सेंटेंस है, ये डायलॉग बाजी चल रही है। उसमें आपने को टूटा फूटा स्ट्रक्चर मिलेगा, उससे पहले एक करेक्ट डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर माइंड में फ्रेम करना पड़ेगा, और फिर उसके टाइम्स टेंस चेंज करके उसका इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। चले आगे। हाँ, एक्सक्लेम विद एप्लोस लगा दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। इसका आंसर, द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। अच्छा, अपलोस के बाद सेइंग दैट लगा देना, देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो इन चीजों का भी याद रखते चलना। सेइंग दैट लगेगा जब, देखो, जॉय की कोई वर्ब नहीं बनती, जिसकी बन सकती है बना सकते हैं। जैसे अभी थैंक की आएगी, थैंक यू की बन जाती है थैंक्ड। आएंगे अभी सेंटेंस, थैंक यू की क्या बन जाएगी, थैंक्ड। वेलकम यू की बन जाएगी वेलकम्ड। जिसकी बन सकती है उसकी बनाएंगे। हाँ, रिग्रेटेड, देखो, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट और रिग्रेटेड का मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का मतलब होता है कि उसको खुद को दुख है, और रिग्रेटेड का मतलब है सामने वाले को दुख पहुंचा रहा है वो। तो मीनिंग में चेंज हो गया ना, इसलिए नहीं बना सकते। ये चीजें अपने को पकड़नी पड़ेगी। ओके, चले आगे। अब ये अगला सेंटेंस देखना, ये कई बार घूम फिर के आता है सीबीएसई के एग्जाम्स में। फाय मतलब होता है छी। छी धिक्कार देना किसी को। अकबर सैड, फाय ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। छी, एक सैनिक होके तुम लड़ाई से डरते हो। मजा आया, करो कोशिश। हम्म, इसमें वर्ब कहां पर है, ये सब सोचना पड़ेगा। उसके भाव सोचो, भाव। अच्छा, एक रिपोर्टिंग वर्ब बता देता हूँ उसके लिए, कर्स यूज करेंगे। कर्स मतलब होता है धिक्कारना। जैसे उसमें अपलोड था ना, इसमें कर्स। कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड ऐसे लिखते हैं इसको। अकबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड। ये मैंने बता दिया, अब आगे का सोचो आप। क्या बेटा, दुख की बात थोड़ी ना है, उसको थोड़ा ना दुख हो रहा है। हाँ, मैं अगर किसी को धिक्कार रहा हूं तो जरूरी थोड़ा ना उस चीज का मुझे दुख है। अब कई बार जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुमको इतनी भी शर्म नहीं है, तो उसमें कोई दुख थोड़ा ना हो रहा है मुझे। मुझे कोई दुख नहीं है। बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हो या सामने वाले को आप कुछ मॉरल दे रहे हो, उसमें आपको दुख क्यों हो रहा है, किस बात का दुख हो रहा है। सोरो एक अलग चीज हो जाती है। इसमें आप धिक्कार रहे हो, तो इसमें आप क्या लिखोगे, अकबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड। क्या लिखोगे, कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड, सेइंग दैट। क्या कहते हुए उसने धिक्कारा। अब आगे का आप सोचो, मेन स्ट्रक्चर तो आगे देखो, पीछे आप जो भी लगाओगे ना सही होगा, थोड़ा मिलता जुलता लगा देना, उसकी एरर नहीं बनेगी। एरर क्या बनेगी, आपने आगे क्या लिखा है, आगे का भाव क्या है। सो कृतिका मुझे बताओ, अकबर ने जब आपको नहीं, सॉरी, जिसको भी बोला ये कि सैनिक और लड़ाई से डर, सैनिक और लड़ाई से डर, तो इस ऐसा धिक्कारने के पीछे अकबर के भाव क्या आ रहे होंगे, अकबर क्या कहना चाहता है, मतलब वहां पे उस डर गया, तो मतलब अकबर के कहने का भाव क्या है, अकबर क्या मोरल देना चाहता है कि लड़ाई करते समय एक सोल्जर को डरना नहीं चाहिए, बाकी तो भले डर लो, है ना। मतलब एक कुल मिला के उसके पीछे का भाव यह है कि एक सोल्जर को
लड़ाई से नहीं डरना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हम ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है बस आपको, कि एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए। करो, एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करो। एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। चलिए बताओ क्या लिखा है। देखो वॉज नॉट अगर अपन कहेंगे ना, वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, तो इसका मतलब है एक सोल्जर था जो लड़ाई से नहीं डरता था। वॉज नॉट पर्टिकुलर एक सोल्जर की बात कर रहे हो आप, है ना। मुझे क्या कहना है, एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, सो वी विल यूज मॉडल्स। कभी भी अपन मॉरल ऑब्लिगेशन देते हैं ना किसी को, ये काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वहां पे शुड मॉडल यूज होता है। कौन सा मॉडल यूज होता है, शुड। ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए। किस किसने लगाया था शुड मॉडल, क्या लगाया था। कैन। कैन तो क्या क्षमता बताता है, मतलब कैपेसिटी बताता है। जैसे आई कैन डू दिस, तो वहां पे कैपेसिटी नहीं बता रहे हो आप, किसी की क्षमता नहीं बता रहे हो आप, मॉरल ऑब्लिगेशन दे रहे हो किसी को। उसके लिए शुड और मस्ट दो मॉडल होते हैं। शुड होता है जनरली, मस्ट क्या होता है जब कंपल्शन हो, ये तो करना ही करना है तब लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे कंपल्शन तो नहीं है, वो डरेगा तो डरेगा उसकी मर्जी, तो अपन शुड लगाएंगे उसको, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज अकबर कास्ट एंड एक्सक्लेम दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी, ये कट गया यहाँ पे, फाइटिंग, ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ओके, हाँ सेइंग दैट लगा दो, सेइंग दैट अप्लोज, और इसमें सेइंग दैट मैंने क्या कहा था देखो, फिर से सुनो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यहां तक कि इतनी ज्यादा एरर नहीं बनेगी। हाँ बस ये है कि बिल्कुल उल्टा मत कर देना, सोरो हो रहा है जोए मत कर देना, जोए हो रहा है सोरो मत, बिल्कुल ही उल्टा मत कर देना। थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता कर दोगे ना तो उसकी एरर नहीं होगी। मेन एरर क्या होगी, अंदर क्या किया है, अंदर क्या किया है, अंदर क्या किया है, अंदर क्या किया है, अंदर क्या किया, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखो एक्सक्लामेटरी में, बनाओ। तब पहले एक हिंट ले लो, हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वंडर या सरप्राइज का भाव होता है। उसको सरप्राइज हो रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, ओके। कौन से स्टार्ट होने वाले, हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सरप्राइज या वंडर का भाव होता है, तो एक्सक्लेम्ड विद, नहीं केवल हाउ और व्हाट, बाकी डब्ल्यू एच वर्ड से करोगे तो फिर तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सरप्राइज आप हाउ या व्हाट से ही करते हो, आप खुद सोचो। आप ऐसे कहते हैं ना हाउ ब्यूटीफुल, या फिर ऐसे कहते हो व्हाट इज शॉट, कहते हो नहीं कहते व्हाट इज सीन। इसके अलावा कभी आपने ऐसे बोला है वेयर ए सीन कभी ऐसे बोला है आपने वाई ए शॉट। तो सरप्राइज आप व्हाट या हाउ से ही बताते हो, तो आप खुद सोचो, तो उसी में सरप्राइज छुपा हुआ होगा। बाकी डब्ल्यू एच वर्ड में तो फिर प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं वो। हाँ बोलो चर्चित। She exclaimed with wonder that the scene was beautiful. ठीक है सही बनाया। एक चीज है जो अभी आपको उसको नॉलेज नहीं है इसलिए आपने वो चीज इम्प्लाई नहीं करी, वो बता देते हैं। बताओ क्या बनाया, ये बनाया शैली, ये बनाया, ये बनाया। ओके चलो सुनो, आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, उसका इसमें रोल है। देखो इंग्लिश में हम कोई नाउन लिखते हैं तो उसके बगल में उसका एडजेक्टिव बैठता है, ओके। और उस एडजेक्टिव की भी विशेषता बतानी है तो बगल में एडवर्ब बैठता है। कौन बैठता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नाउन लिखा बॉय, फिर उसका एडजेक्टिव लिख दिया गुड बॉय, फिर उस एडजेक्टिव का भी विशेषता बता दी वेरी गुड बॉय। समझ आया, लड़का, अच्छा लड़का। अब अच्छेपन की भी इंटेंसिटी बता दी, बहुत अच्छा लड़का। तो वो वेरी जो हो गया वो एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब। अब सुनो, ऊपर वाले सेंटेंस में सीन एक नाउन है, चेक करो, है ना, बोलो इधर ध्यान दो, सीन एक नाउन है, ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल की भी आप इंटेंसिटी बताने के लिए हाउ वर्ड यूज करते हो, तो हाउ उसका एडवर्ब है, क्या है। तो हाउ वहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं आया, ऐसा नहीं है कि हाउ वहां पर प्रश्न पूछने के लिए आया है, पूछ सुन रहे हो भी कितना सुंदर है। अब तो एक सरप्राइज की तरह आप बोल तो ऐसे ही रहे हो कितना सुंदर है, लेकिन एक्चुअली आपके पीछे पूछने का भाव नहीं है, इंटरोगेशन करने का भाव नहीं है, सरप्राइज का भाव है। तो हाउ वहां पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है,
और याद रखना जब आप डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो वही नाउन, वही एडजेक्टिव और वही एडवर्ब आना चाहिए। तो नाउन तो आ जाएगा सीन, ब्यूटीफुल आ जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन हाउ अगर मैं लगा दूं, हाउ अगर मैं लगा दूं तो यार हाउ तो कोई एडवर्ब में जमेगा नहीं। तो फिर इंग्लिश का सबसे सदाबहार एडवर्ब होता है वेरी। इंग्लिश का सबसे सदाबहार एडवर्ब कौन सा होता है? वेरी। जब कोई एडवर्ब नहीं समझ में आए, वेरी टिकाओ, सो आप हाउ को वेरी में चेंज करेंगे। समझ आया? तो क्या लिखोगे? द सीन। अब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो पहले सब्जेक्ट द सीन, उसके बाद वर्ब वॉज, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हाउ ब्यूटीफुल। नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, द सीन वॉज हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं लिख सकता। उसने भले ऐसे लिखा है, लेकिन हमको तो प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, तो हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे। एडवर्ब की जगह एडवर्ब, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव। हाउ वहां पे एडवर्ब की जगह आ रहा है, तो एडवर्ब चाहिए, और सदाबहार एडवर्ब कौन सा है? वेरी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पहले रूल पढ़ो इधर। यदि डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जिसमें हाउ का प्रयोग किया गया हो, इधर पढ़ो, और हाउ का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले किया गया हो, तो ऐसे केसेस में हाउ को किसमें परिवर्तित कर देंगे हम? वेरी में। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे। दैट द सीन वॉज, अब आपकी बुक में क्या है? हाउ ब्यूटीफुल द वेस इज, ये लिखा हुआ है। क्या बनाओगे? द वेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। डन। समझ गए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बनाओ। अब पहले हाउ वाले दो तीन है, फिर वॉट वाले शुरू करेंगे। हाउ और वॉट दो ही आएंगे सरप्राइज में। सरप्राइज में कितने आएंगे? हाउ से स्टार्ट होने वाले और वॉट से स्टार्ट होने वाले। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल शी इज, बहुत सारा ले भी। बन गया? बोलो, कृतिका बोलो। शी नहीं, ही है। हाँ, हाँ, सही है। शी, इसका क्या हो जाएगा? शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, बस इसका क्या करना पड़ेगा? पास्ट टेंस में वॉज। और अगेन देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब चाहिए, और सबसे सदाबहार एडवर्ब होता है वेरी। तो शी वॉज हाउ ब्यूटीफुल नहीं लिख सकता मैं, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट ये बनाओ आप व्हाट से। ही सेड व्हाट ए घास्टली साइट इट इज। घास्टली होता है डरावना, डरावना या भयानक। साइट मतलब नजारा, है ना? क्या तो भयानक, क्या तो भयानक नजारा है, या क्या तो डरावना सीन है या नजारा है। साइट मतलब नजारा या सीन। करो करो करो, कोशिश करो सब लोग। हो गया? हो गया? बोलो मौलिक। फियर नहीं था। वॉट और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अपन वंडर, अच्छा हॉरर लिखा है आपने, हॉरर। चलो ठीक है, वो तो मैंने वैसे भी कहा है, आगे बताओ तो। इट वॉज ए, फिर वॉट का क्या किया? जैसे हाउ का वेरी में चेंज किया, वैसे इस बार हम वॉट को भी वेरी में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉट भी एडवर्ब की जगह पे बैठा है। जब भी कोई वर्ड एडवर्ब की जगह बैठा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस एडवर्ब का वेरी बना देना है। अब देखो कैसे पता चल रहा है कि एडवर्ब की जगह बैठा है, चेक करो। साइट तो नाउन, घास्टली उसका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी इंटेंसिफाई करने के लिए वॉट का वर्ड यूज किया है उसने, तो ये एडवर्ब है। और सबसे सदाबहार एडवर्ब क्या होता है? वेरी। तो जैसे उसमें हमने हाउ को वेरी में चेंज किया, इस बार इसको भी वेरी में चेंज कर देंगे। सेंटेंस बनेगा अच्छा दो सेंटेंस ही होगा। एक बार पहले इसका भी बनाओ, फिर दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। बनाओ 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 फटाफट, वॉट को वेरी में चेंज करना।
अब देखो यहाँ पे जो ये इट इज है ना, इट इज, Yeah. वो यहाँ पे खा गया, ये यहाँ पे भी इट इज था, ठीक है। तो वो तो टूटा फूटा स्ट्रक्चर देगा, नाम ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इट इज को खा गया, तो इट इज होता तो क्या बनता, इट वॉज। इट इज होता तो क्या बनता, इट वॉज। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस, एक तो ये भी बना सकते हो, और दूसरा ये भी बना सकते हो, हम नेकलेस से ही स्टार्ट कर दें, द नेकलेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और वॉट को वेरी में बदल दिया ना आपने, द इसलिए लगेगा बेटा क्योंकि डेफिनेट नाउन के लिए हम द लगाते हैं। अब यहाँ पे ए लिखने का मतलब, ए तो हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमको सरप्राइज शो करना है, जैसे हम कहते हैं व्हाट ए शॉट, तो ए लगने से वो सरप्राइज शो होता है, लेकिन एक्चुअली वहां पे नेकलेस आइडेंटिफाइड हो गया ना, तो इसलिए अपन द नेकलेस लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ए नेकलेस लगाता हूं तो अनआइडेंटिफाइड है, पता ही नहीं है किसी नेकलेस के बारे में बात हो रही है, जबकि जब ये वार्तालाप चल रहा है तो पता है ना किस नेकलेस को ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, बोलो। अरे ये बात कोई किसी को कब कहेगा, जब नेकलेस सामने पड़ा हुआ होगा, तो आइडेंटिफाइड है ना भाई, ये नेकलेस सुंदर है, या कोई भी एक नेकलेस है जो सुंदर है, बताओ। वो नेकलेस सुंदर है जिसके बारे में बात करी जा रही, तो आइडेंटिफाइड है, वो अनआइडेंटिफाइड नहीं है, ओके, ठीक है। तो वॉट को वेरी में चेंज कर दिया ना, मेन बात ये है दोनों सेंटेंस में। अब वॉट को किस में चेंज करेंगे, तीसरा सेंटेंस, वॉट ए फूल टॉम इज, ध्यान दो भाई साहब, वॉट ए फूल टॉम इज, कितना बड़ा बेवकूफ है टॉम, फूल मतलब बेवकूफ। देखो वॉट को मैंने बोल्ड किया हुआ है, यानी कि फोकस इस पे करना है, वॉट कैसे चेंज हो रहा है, उधर हाउ कैसे चेंज हो रहा था ना, फिर इसका रूल बताते हैं आपको। बनाया, बताओ कृतिका। टॉम वाज वेरी फुल, अब आप खुद सोचो, वेरी फुल अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे क्लियर हो रहा है कि वॉट यहाँ पे वेरी में नहीं बदलेगा। और स्ट्रक्चर वाइज देखो, वॉट एडवर्ब की तरह यूज ही नहीं हो रहा, वॉट जब एडवर्ब की तरह यूज होगा तो सबसे सदाबहार एडवर्ब वेरी है, यहाँ पे क्या वॉट एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है क्या, चेक करो स्ट्रक्चर वाइज देखो। देखो तीनों सेंटेंस को कंपेयर करके बता रहा हूं, देखो इधर स्क्रीन पे, यहाँ पे साइट नाउन, यहाँ पे नेकलेस नाउन, यहाँ पे मतलब टॉम, इस स्ट्रक्चर को तो टॉम वॉश करेंगे अपन, यहाँ पे फूल नाउन, व्हाट ए फूल, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेकलेस, और व्हाट ए, जैसे इसके आगे भी इट इज लगा हुआ है ना, इसके आगे क्या लगा हुआ है, इट इज, तो इट इज को भूल जाओ, इट इज को भूल जाओ, और टॉमिस को भूल जाओ, तो साइट नाउन, नेकलेस नाउन, फूल नाउन। अब यहाँ पे नाउन और वॉट के बीच में घासली आ रहा है, यहाँ पे नाउन और वॉट के बीच में ब्यूटीफुल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउन और वॉट के बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये खुद ही एडजेक्टिव, ए तो आर्टिकल तीनों में ही आ रहा है ना, ए आर्टिकल तो तीनों में आ रहा है, वॉट के बाद ए इसलिए लगाया है क्योंकि वॉट ए बोलने से सरप्राइज शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉट खुद ही एक एडजेक्टिव शो की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के जस्ट बगल वाली कुर्सी एडजेक्टिव की होती है, एडवर्ब की, वहां पे एडजेक्टिव ये दोनों थे, और एडजेक्टिव के बगल वाली कुर्सी किसकी थी, एडवर्ब की। तो पिछले दो सेंटेंस में वॉट एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में वॉट एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो जब वॉट एडवर्ब की तरह यूज होगा तब वेरी बनेगा, वॉट एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो वेरी नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, एडजेक्टिव में ही कन्वर्ट करना है, तो जैसे सबसे सदाबहार एडवर्ब वेरी होता है, वैसे सबसे सदाबहार एडजेक्टिव बिग या फिर ग्रेट होता है, क्या होता है, बिग या फिर ग्रेट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टॉम वाज ए ग्रेट फूल, या टॉम वाज ए बिग फूल। सबसे सदाबहार एडवर्ब बोलो, वेरी, सबसे सदाबहार एडवर्ब वेरी, और सबसे सदाबहार एडजेक्टिव बिग या फिर ग्रेट। अब आपको स्ट्रक्चर पहचानना पड़ेगा कि वहां पे आपको एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की। चलो रूल पढ़ते हैं, तीनों से रिलेटेड रूल देखो, पढ़ो पूरा ध्यान से। यदि डायरेक्ट स्पीच में ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो
जिसमें व्हाट का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले किया गया हो। अब एडजेक्टिव के ठीक पहले प्रयोग करोगे तो वो खुद एडवर्ब बनेगा। बोलो, व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव से ठीक पहले कर दिया तो व्हाट एडवर्ब बन गया, तो उस एडवर्ब को वेरी में चेंज करो। ठीक है, किंतु यदि व्हाट का प्रयोग नाउन से पहले किया गया है, जैसे इसमें किया गया है, तो नाउन से पहले वो खुद एडजेक्टिव बनाया, अभी एडवर्ब नहीं बनाया, क्या बनाया? तो ऐसे केस में व्हाट को अर्थानुसार बिग या फिर ग्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है क्या? ओके, तो पूरी बात को कंपाइल कर रहा हूं मैं। सरप्राइज और ये वंडर वाले थोड़े मुश्किल होते हैं। देखो तीनों का आंसर देखो। पहले तो ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर, यानी सही था तेरा, है ना? फियर, क्योंकि घासली वर्ड आ गया, इसके कारण उन्होंने फियर लगाया यहाँ पे। ठीक है, दैट इट वॉज ए वेरी घासली साइट, दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस, दैट टॉम वॉज ए बिग या फिर ग्रेटफुल। ठीक है, अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में फिर फुल स्टॉप कर देना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी मार्क को, उसको एक्सक्लामेटरी मार्क मत रहने देना। कितनों ने ऐसा किया है, एक्सक्लामेटरी मार्क को नहीं बदला? बोलो, फुल स्टॉप तो किसी में नहीं लगाया, नहीं लगाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। डेक्लेरेटिव टू डेक्लेरेटिव चेंज कर रहा है ना, वहां पे चाहे से मत लगा, लेकिन इंटरोगेटिव एक्सक्लामेटरी इसमें फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। ओके, तो पूरी बातों का जोड़ तोड़ बता रहा हूं मैं। इस पूरी शीट में जो हमने डिस्कस किया है, इस पूरी शीट में जो डिस्कस हुआ है उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आ जाइए। तो आपके पास सरप्राइज या वंडर में दो तरीके के सेंटेंस आएंगे। एक सेंटेंस आएगा जो हाउ से स्टार्ट होता है, दूसरा सेंटेंस आएगा जो व्हाट से स्टार्ट। हाउ से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर होगा हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव, हमेशा हमेशा यही होगा, और उस एडजेक्टिव के बाद नाउन। क्या कहा मैंने? हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, हमेशा स्ट्रक्चर यही होगा। व्हाट से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो दो बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर बनेगा व्हाट ए और फिर डायरेक्ट नाउन, एडजेक्टिव और फिर नाउन। व्हाट ए प्लस कोई एडजेक्टिव प्लस कोई नाउन, ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? व्हाट ए के बाद सीधे ही नाउन, व्हाट ए के बाद सीधे ही नाउन। उधर तो फिक्स स्ट्रक्चर है, हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगेगा और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लगेगा। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव लग के नाउन लग जाए और व्हाट ए के बाद नाउन लग जाए। तो जब एडजेक्टिव लग रहा है, जब एडजेक्टिव लग रहा है, इधर देखो स्क्रीन पे, जब एडजेक्टिव लग रहा है तब तो हाउ और व्हाट दोनों को किस में बदलेंगे? वेरी। ये भी वेरी में चेंज होगा, वो भी वेरी में चेंज होगा। एडजेक्टिव लग रहा है तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब सबसे सदाबहार वेरी होता है। लेकिन जब बीच में एडजेक्टिव नहीं लग रहा है, जो कि केवल व्हाट के केस में हो सकता है, हाउ के केस में कभी ऐसा नहीं होगा कि बीच में एडजेक्टिव ना लगा हो, तो हाउ का तो फिक्स ही हो गया, वेरी में चेंज होगा। इधर थोड़ा सा डाउट है ना, इधर एडजेक्टिव बीच में लग रहा है तो वो खुद एडवर्ब है, एडवर्ब है तो वेरी में। लेकिन एडजेक्टिव बीच में नहीं लग रहा है तो वो खुद एडवर्ब नहीं है, वो खुद एडजेक्टिव है, वो खुद, और एडजेक्टिव है तो भैया फिर इसको बिग या फिर ग्रेट में चेंज करेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई पिछली शीट में जो भी हमने पढ़ा? बोलो मौलिक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस है आपके सामने, पढ़ो क्या है। सेंटेंसेस शोइंग ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स कैसे होते हैं? अभिवादन, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, गुड नाइट, न बाय बाय, अलविदा, है ना, वेलकम, ये सब अभिवादन होते हैं। जैसे आप आए, मैंने कहा वेलकम बच्चों, तो ये क्या है? जैसे मैंने कहता हूँ वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी, तो ये ग्रीटिंग है। ये क्या है? ग्रीटिंग ऑफ द डे है। कई बार अपन लेटर में भी लिखते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, वो क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि हमको नहीं पता ना लेटर कब पहुंचेगा उसके पास। अभी मैं गुड मॉर्निंग लिखूं तो लेटर मॉर्निंग में पहुंचना चाहिए, मैं गुड आफ्टरनून लिखूं तो लेटर आफ्टरनून में पहुंचना चाहिए। तो हमको पता नहीं होता, तो इसलिए हम उसमें क्या लिख देते हैं, लेटर में नीचे नीचे क्या लिख देते हैं? ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब जिस भी दिन के कोई से भी फेज में आपके पास पहुंचे वही ग्रीटिंग मान लेना। नाइट पे पहुंचे तो गुड नाइट मान लेना, है ना, मॉर्निंग में पहुंचे तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, ही सेड हेलो सर हाउ आर यू। उसने कहा हेलो सर आप कैसे हैं। तो देखो हेलो सर तो ग्रीटिंग्स है, हेलो। है ना, और हाउ आर यू इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी आएंगे, है ना। हेलो सर तो ग्रीटिंग है और हाउ आर यू क्या है? इंटरोगेटिव है। तो पहले तो चलो ग्रीटिंग की बात करते हैं। तो सुनो, हाय हेलो हे, फिर से सुनो, हाय हेलो हे। इस टाइप की ग्रीटिंग में अपन क्या करेंगे? अपन हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब को ग्रीटेड वर्ब में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? ग्रीटेड। तो मैं क्या लिखूंगा? ही ग्रीटेड। अब किसको ग्रीट किया उसने? किसको ग्रीट किया बोलो? सर को। हेलो सर मतलब उसके सर को, तो ही ग्रीटेड हिज सर, उसने अपने सर को ग्रीट किया। या फिर सर के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे हिज टीचर, पर टीचर का कह नहीं सकते ना, मान लो ऑफिस में भी तो कह सकता है हेलो सर,
है ना। मान लो कि सरकारी दफ्तर में भी आप कह सकते हो हेलो सर, तो पता नहीं है ना, तो आप ही ग्रीटेड हिज सर। ठीक है, अब एंड कनेक्टर लगाओ। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड हो जाता है, बताओ। कनेक्टर डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही होगा, और आर यू, यू आर में चेंज हो जाएगा डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर। और यू कौन सा टेंस है, और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन हिज सर के हिसाब से ही, हिज सर के हिसाब से ही, और आर का फुल स्टॉप। तो देखो आप ये सीखो, हाउ आर यू को तो आप चेंज कर दोगे, है ना, क्योंकि आप इंटरोगेटिव पढ़ के आए हो। तो इधर से इधर का काम तो कुछ नया नहीं बताया मैंने, इधर से इधर का काम तो कुछ नया नहीं बताया। ये कैसे चेंज होगा, इसको इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो हेलो हाय और हाउ में कुछ नहीं करना, ग्रीट वर्ब लगा देना, दैट्स इट। तो अब अभिवादन तो अभिवादन चलेगा, पर ऐसा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में नहीं होगा, है ना, उसमें विश वर्ब में चेंज होगा वो। ठीक है, हेलो हाय और हाउ में किस में चेंज होगा, ग्रीट में, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में, विश में। अभी आते जा रहे सेंटेंस, शुरू करें नेक्स्ट। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ही ग्रीटेड द टीचर लिखा है। अब देखो ये तो हमेशा ड्यूबियस ही रहेगा कि आप क्या लिखते हो। आप यहाँ पे जो लिखो ना कुल मिला के, उसके हिसाब से अंदर चेंज कर देना। ठीक है ना, नेक्स्ट। हिज सर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। ये लो आ गए आपके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाले। तो मैंने क्या कहा था, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में आपको ग्रीट वर्ब नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, विश। करो कोशिश। विश्ड है ना। विश्ड, हाँ, मतलब सेकंड फॉर्म में तो वर्ब बताइए ना, अब उसकी फॉर्म कौन सी है वो तो खुद सोचो ना। बोलो क्या बनाया, शैली बोलो। कृतिका, चार शब्दों का तो सेंटेंस नहीं है, बोलो मौलिक। रवि विश्ड मी दैट नहीं लगेगा, कोई कनेक्टर लगता है इसमें, ऐसा नहीं बताया ना ग्रीटिंग्स में। तो सुनो, हेलो हाय और हे में रिपोर्टिंग वर्ब ग्रीट में चेंज होती है, लेकिन ये बताया नहीं जाता कि हेलो बोला था कि हाय बोला था, ये है बोला था। और हिंदी वर्जन में ये नमस्ते हो जाएगा ना, तो नमस्ते भी बताया नहीं जाएगा, है ना। इंग्लिश में हेलो हाय हे होता है, हिंदी में क्या होता है, नमस्ते। तो ये बताया नहीं जाएगा, ऐसे तो ना लिखा मैंने, देखो ही ग्रीटेड द टीचर हेलो, ऐसे हेलो लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा। हेलो हाय और हे को बताया नहीं जाएगा कि क्या बोला, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को बताया जाएगा। तो बताया जाएगा तो सेट टू का विस्ट कर देंगे, और ये सब हटा देंगे आंसर। रवि विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बताना पड़ेगा भी क्या विश किया उसने। रवि विश्ड मी गुड मॉर्निंग एक तरीका, दूसरा तरीका आप जो अपन ने डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस किए थे उससे रिलेटेड है। देखो अगर मैं लिखता हूं रवि विश्ड मी, कोई कनेक्टर नहीं आएगा, बस विश क्या किया बस लिख दो, गुड मॉर्निंग, ये लिख दिया। एक तो यही किस किसने बनाया था ये, ठीक है, दैट कनेक्टर नहीं लगेगा। दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, देखो रवि विश मी गुड मॉर्निंग में मी तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, और गुड मॉर्निंग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है। तो इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करके दूसरा बनेगा। तो गुड मॉर्निंग को पहले लिख दो, मी को बाद में लिख दो, लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगता है। तो दूसरा क्या बन जाएगा, टू मी। ठीक है, ये दूसरा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, रवि विश मी गुड मॉर्निंग और रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, दोनों सेंटेंस देख लो। रूल पढ़ो रूल। अच्छा जी, अब ग्रीटिंग्स ऑफ द डे में भी हम जनरली 3 से 4 ग्रीटिंग बता देता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, लेकिन गुड नाइट इस लिस्ट में नहीं है। क्यों, उसके बारे में बताएंगे, और आप बड़े ही धड़ल्ले से उसको गलत यूज करते हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, गुड मॉर्निंग जब हम मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं, गुड आफ्टरनून जब अपन आफ्टरनून में किसी से मिलते हैं, गुड इवनिंग जब अपन इवनिंग में किसी से मिलते हैं। क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया कि तीनों ही विशेष मिलते टाइम बोली जाती है, विदा लेते टाइम इन तीनों में से कुछ भी नहीं बोला जाता। बताते हैं, ठीक है, विदा लेते टाइम इन तीनों में से कुछ भी नहीं बोला जाता, हम गलत बोलते हैं। जैसे अभी सपोज करो, अभी आप जैसे क्लास हमने मॉर्निंग में शुरू करी, आपने कहा गुड मॉर्निंग, और लेते लेते आफ्टरनून हो गई, तो आप जाते जाते कई बार मुझे बोल के जाते हो, मैं उस टाइम टोकता नहीं हूँ आपको, सर ठीक है गुड आफ्टरनून, गलत है बोलना। गुड आफ्टरनून विदा लेते टाइम नहीं बोलेंगे, गुड इवनिंग भी विदा लेते टाइम नहीं बोलेंगे, ये तीनों विशेष हमेशा, अगर आप मॉर्निंग में मिल रहे हो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में मिल रहे हो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में मिल रहे हो गुड इवनिंग,
किसी का सर रात को मिल रहे हैं तो भी गुड इवनिंग। आप इंग्लिश न्यूज पेपर, इंग्लिश चैनल पे है ना, न्यूज उठा के देखो, 11 बजे भी न्यूज आएगी ना, तो रिपोर्टर गुड इवनिंग कहती है, गुड नाइट नहीं कहती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल्स पे आप न्यूज देखो, कोई भी एबीपी न्यूज अगर इंग्लिश में आ रही है, तो जैसे वो 11 बजे भी आपसे मिलेगी ना, तो वो गुड इवनिंग कहेगी। क्या कहेगी? क्योंकि मिलते टाइम के 3 विषय सही है। ओके। और जब विदा लेते हैं, तब अगर हमको अंधेरा हो गया है तो हम गुड नाइट कहते हैं, अंधेरा नहीं हुआ है तो सिंपली बाय या गुड बाय कहते हैं। दैट्स इट। समझ आया क्या? अगर अंधेरा हो गया है तो गुड नाइट कहेंगे, क्योंकि गुड नाइट एक ऐसी विषय है जो ये शो करती है कि बस जाके मैं सो रहा हूं, बस जाके मैं सो जाऊंगा, अब और कोई एक्टिविटी नहीं बची, यही काम है बस मेरा, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट मतलब सोते टाइम बोला जाता है, ऐसे मानो। तो अब आप जाके बस सोने का ही काम करोगे तो ही आप गुड नाइट बोलोगे। अभी मान लो आप 7 बजे अंधेरा हो गया, आप कई बार कहते हो सर गुड नाइट सर, जाते सो ना सो जाओगे, गलत है बोलो। उस टाइम आप क्या बोलोगे? बाय या गुड बाय। ओके। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन तीनों के केसेस में सैड को विश्ड में बदलना है, क्योंकि अभी विश हो रही है, अभी मिल रहे हैं। लेकिन अगर गुड नाइट या गुड बाय हो तो विश को बेड में बदला जाता है। बेड का मतलब होता है अलविदा लेना। बिड बेड बेड किस में चेंज किया जाता है? BADE बेड। ओके। तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? अभी तो विश ही हो रही है, नहीं है, मिल रहे हैं हम। सो रवि विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सेकंड सेंटेंस रवि विश गुड मॉर्निंग टू मी, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट, ये बताओ। वी सैट मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। अब किसी को बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरी विश करना है, ये सब विशेष है, ये सब क्या है? तो उनको रूल्स बिल्कुल सेम इसकी तरह चलेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये भी आप ऐसे ही अज्यूम करोगे कि आप मिलते टाइम बोलोगे। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, तो आप मिलते ही उसको कहोगे ना हैप्पी बर्थडे, ये अलविदा लेते टाइम कहोगे, है ना? तो ये भी मिलते टाइम वाले बोलने वाले विशेष है, तो इसमें भी सैड को विश में बदल देना है। कुल मिला के जब भी अपन मिलते ही किसी को कुछ कहेंगे तो सैड को विश में बदलना है, और अलविदा लेते टाइम कहेंगे तो सैड को बेड में बदलना है। ओके। BADE। वी सैड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे। हो गया? कृतिका बोलो। अवर ऑफ योर को आपने अवर में क्यों बदला? योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन वी के अकॉर्डिंग क्यों चेंज होगा? सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ना चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सीखा है ना हमने, कि अगर अंदर यू योवर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट ना हो तो भी बनाना पड़ता है। तो बना दो, जो बनाओ सब सही माना जाएगा। तो जैसे में हमने लिखा वी विश्ड, बस मी मत बना देना, क्योंकि वी मी को विश नहीं कर सकता, है ना? तो वी विश्ड हिम लिख दो, हमने उसे विश किया, या हर लिख दो। अगर आप हिम लिखते हो तो हिम के हिसाब से हिज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप हर लिखते हो तो फिर हर आ जाएगा। बाकी सब सब कुछ सेम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ऑफ हर बर्थडे। हाँ, रिटर्न्स क्यों? रिटर्न्स क्यों बदलेगा? क्या है रिटर्न्स में से? मैनी मैनी रिटर्न्स तो पूरी विश है ना, मैनी हैप्पी रिटर्न्स तो पूरी विश है ना, विश तो एज इट इज लिखेंगे ना, ऐसे तो ना गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून में बदल देंगे, विश तो जैसी है वैसी ही रखेंगे ना। ठीक है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स होता है जो अपने को फल मिल रहा है, तो आपके बर्थडे का आपको खुशी वाला फल मिले, ऐसे अपन कहते हैं भाई आपका दिन आ जा, आपका अच्छा निकले, ये होता है इसका मीनिंग। ओके। तो हैप्पी रिटर्न्स तो हैप्पी रिटर्न्स ही करेगा, तू क्या सौरव रिटर्न्स करेगा क्या उसको चेंज करते टाइम? ठीक है, क्योंकि तूने इसको वर्ब मान लिया, जबकि ये तो विश है, ये तो विश है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इससे पहले एक सब्जेक्ट होता सिंगुलर, जैसे ही रिटर्न्स, राम रिटर्न्स, ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या इधर? नहीं है ना, तो ये वर्ब भी नहीं। ओके। सो हमने कर दिया इसका चेंजेस, वी विश्ड हिम चेंज किया है ना, तो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ हिज कर देना, और अगर हर करो तो फिर उधर भी, इधर जो ऑब्जेक्ट बनाओ उससे इसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। मी बनाओ तो माय कर देना, यू बनाओ तो योर कर देना। ओके। हिम बनाओ तो हिज कर देना, हर बनाओ तो हर कर देना। वैसे यहाँ पे मी सबसे गलत होगा, क्योंकि वी मी को विश नहीं कर सकता, कोई आदमी खुद को वी विश्ड मी नहीं कह सकते। दे क्यों करूंगा? वी को दे में क्यों चेंज करूंगा? हाँ, दे होता तो फिर मी कर सकते हैं ना। ठीक है ना, ये कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। ओके।
ये बनाओ अब ये मिक्स में है दोनों का। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई हैव कम टू कंसल्ट यू। उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे आपसे कंसल्ट करने आया हूँ या आपसे बातचीत करने आया हूँ, कुछ सलाह मशवरा लेने आया। कम केम कम। हाँ तो थर्ड फॉर्म भी तो आएगी, सही तो पूछ रहा है वो। पर थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम। अभी भी तो थर्ड फॉर्म लग रही है, आप खुद सोचो, हैव के साथ भी तो थर्ड ही लगती है, तो अभी भी थर्ड लग रही है और बाद में भी थर्ड लग रही है, तो अभी थर्ड अगर कम है तो बाद में भी थर्ड कम ही होगी ना। हाँ बोलो मौलिक, क्या बनाया? बना, तू ही बताएगा अभी इस बार, जल्दी बना। इसके बाद एक शीट और है अभी। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। भाई ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग होता, यहीं तक होता तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग हो जाता ना। बोलो हो जाता। सेड टू का क्या हो जाता? विश। क्योंकि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये तीनों मिलते वक्त बोलने वाले विशेष हैं, तो विश में चेंज कर देंगे, विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये सब हटा देंगे इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन आगे कॉम्बिनेशन है तो एंड। अब आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डेक्लेरेटिव है, और डेक्लेरेटिव में कनेक्टर क्या आता है? दैट। और दैट से पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है? टोल्ड। अगर हाँ, अगर टोल्ड लगाते हो, सुनो ध्यान से, अगर टोल्ड लगाते हो तो मी लगाना जरूरी है, क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगना जरूरी है। और अगर सेड लगाओ तो फिर मी मत लगाना, दोनों सही है। या तो टोल्ड मी करो, पर टोल्ड मी ही ज्यादा सही रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट उसने बनाया है ना, उसने ऑब्जेक्ट बनाया है तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। टोल्ड मी और कनेक्टर क्या लगता है? दैट। मान लो पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था, तो इसीलिए आस्क्ड लगाया और कनेक्टर हाउ का हाउ रहा। वो इंटेरोगेटिव वाले रूल्स लग गए सारे इसमें। यहाँ पे डेक्लेरेटिव वाले रूल्स क्या लगेंगे? टोल्ड मी और कनेक्टर दैट, और आगे जैसे बदलते हो वैसे के वैसे ही। आई का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन एज पर ही, क्या बन जाएगा? ही। हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड कम टू कंसल्ट। और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, ही हैड कम टू कंसल्ट मी। समझ आया? तो इजी था, बस ये कॉम्बिनेशन में था इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम। और मान लो ये आगे का कोई अगर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता तो क्या हो जाता? आस्क्ड मी, और कनेक्टर दैट नहीं आता, फिर जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है वही कनेक्टर आता, जैसे ऊपर में हुआ है। ठीक है। चलो लास्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस जो मैं शुरू से अभी जिक्र कर रहा था, कि कई सारे ग्रीटिंग्स ऐसे हैं जिनकी खुद की वर्ब बन जाती है। कई सारे ग्रीटिंग्स ऐसे हैं, जैसे एक तो डिस्कस हो गया अपलोड, है ना, है ना, थैंक, अब वो वाले आएंगे थैंक तो उनके कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे, ये लास्ट कैटेगरी है आज की। शी सैड, अच्छा सॉरी, दो कैटेगरी बाकी ना अभी, बेड वाले का लिए, बेड के बाद फिर लास्ट कैटेगरी है, तो ये तो दो तीन, एक या दो ही सेंटेंस है बेड वाले। शी सैड गुड बाय फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, विश वाले कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और फिर बेड वाले कौन कौन से हैं? गुड बाय और गुड नाइट और फेयरवेल। फेयरवेल भी याद रखना, फेयरवेल का मतलब है अलविदा होता है ना। सो इन तीनों में हम बेड लगा देंगे। लगा दो, लगा तो जल्दी लगा दो, बहुत सारा लेगा। सैड का क्या हो जाएगा? बेड। शी बेड, PADE बेड, गुड बाय, नहीं गुड बाय। अब अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख रहे हो तो फिर टू लगता है ना, इनडायरेक्ट से पहले टू। और अपने फ्रेंड्स को कर रही है ना, तो हर फ्रेंड्स। शी के हिसाब से हर लगाया, अगर वहां ही होता तो हिज लगाता। जरूरी है क्या? जरूरी है क्या अपने फ्रेंड्स को ये बोले वो? जरूरी नहीं है ना, फ्रेंड्स उसी के माने जाएंगे। ठीक है। भाई देखो, जब वो अपने फ्रेंड्स के सामने बैठी है, ध्यान से सुनो, जब वो अपने फ्रेंड्स के सामने बैठी है तो ऐसे थोड़ी बोलेगी मेरे फ्रेंड्स गुड बाय। उस टाइम तो ऐसे बोलेगी गुड बाय फ्रेंड्स, वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मेरे फ्रेंड्स। लेकिन जब आप ये बात थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तब तो आप ऐसे बताओगे उसने उसके फ्रेंड्स को गुड बाय बोला। समझ में? आप ऐसे तो ना बताओगे उसने फ्रेंड्स को गुड बाय बोला, तो सामने वाला पूछेगा किसके फ्रेंड्स, तो आप बताओगे कैसे? उसने उसके फ्रेंड्स को गुड बाय बोला। लेकिन जब वो गुड बाय बोल रही है तब वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मेरे फ्रेंड्स गुड बाय। उस टाइम वो ऐसे बोलेगी फ्रेंड्स गुड बाय।
ठीक है, सो क्या हो जाएगा करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच इसका। और ये रूल पढ़ लो, गुड नाइट, गुड बाय या बाय और फेयरवेल भी इसी लिस्ट में, यदि डायरेक्ट एक्सप्रेशंस में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो सेड को BAD बेड में बदलना। तो शी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर गुड बाय को पहले ले लो और टू हर फ्रेंड्स, देखो वो वाला भी है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लग जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी बनाओ, दोनों सही है, पर इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा, ये इसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट फेयरवेल वाला ले लो एक। द कंट्रीमैन सेड टू द लीडर फेयरवेल, बनाओ। कंट्रीमैन यानी देशवासी ने अपने लीडर अपने नेता को बोला अलविदा, हार गया होगा चुनाव, बोला अलविदा बाय बाय। फिर इसके बाद लास्ट कैटेगरी वो, एक क्लास अभी और लगेगी नरेशन की, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और क्योंकि आप बुक लेके आए हो तो मौलिक, फिर अब आपकी ड्यूटी बनती है इसमें से प्रैक्टिस करते रहना, डाउट्स पूछते रहना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक की सबकी अलग अलग बुक उठा के प्रैक्टिस करवाएं। सेंटेंस सारे के सारे यही मिलेंगे, गारंटी वो है, थोड़े इर्द गिर्द के मिलेंगे। क्या क्या कह रहा है? हाँ तो पूछो ना, वो पूछना ना, जो भी डाउट है वो सारे पूछने हैं आपको, आगे होके पूछने हैं। और आप भी अगर कोई बुक कंसल्ट करते हो लेके आते हो तो उससे प्रैक्टिस आपको करनी है। और द कंट्रीमैन सेड टू द लीडर, क्या हुआ? द कंट्रीमैन पेड द लीडर फेयरवेल, या फिर फेयरवेल को पहले लगा दो, टू द लीडर लगा दो, ठीक है ना। द कंट्रीमैन बेड द लीडर फेयरवेल। चलो लास्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, नहीं एक क्लास और लगेगी बोला ना, वो आज नहीं लेंगे। ही सेड, अभी बस वो रह जाएंगे इसके बाद, क्या? जिसमें अपन प्रेयर्स करते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, है ना, ये सारे वाले रह जाएंगे, और एक मिसलेनियस रूल्स है वो रह जाएंगे। चलो यार, ये तो सरल है। थैंक यू। यस वेरी गुड, ही सेड थैंक यू। अब कुछ ग्रीटिंग्स ऐसे हैं, कुछ ग्रीटिंग्स ऐसे हैं जिनसे वर्ब बन सकती है, जैसे थैंक से वर्ब बनती है ना, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। तो हम अगर ऐसे ग्रीटिंग्स है तो उन्हीं की रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को उन्हीं वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो क्या बन जाएगा बोलो, पहले पढ़ो। कुछ केसेस में डायरेक्ट स्पीच में आए हुए ग्रीटिंग्स या कॉम्प्लीमेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के रूप में परिवर्तन करके प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक का क्या हो जाएगा? थैंक्ड। और किसको किया भाई? वो उसने बताया होगा, इसने बोला होगा थैंक यू तो मुझे ही बोला होगा, तो मैं तीसरे पर्सन को ऐसे ही बोलूंगा कि उसने मुझे थैंक किया, उसने मुझे धन्यवाद किया, ही थैंक्ड मी। नेक्स्ट, शी सेड टू अस वेलकम, बनाओ। मतलब इसी कैटेगरी में सेकंड। तो कितनी क्लासेस हुई हमारे नरेशन की? एक क्लास तो इंट्रोडक्टरी हुई थी, है ना, तीन, ये चौथी है, पांच क्लास में होगा, एक क्लास और लगेगी। शी सेड टू अस वेलकम, तो वेलकम की भी वर्ब बन सकती है, बोलो क्या बनेगी? वेलकम्ड, तो शी वेलकम्ड अस, वेरी इजी, शी वेलकम्ड अस। अच्छा ये बनाओ, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन सबका बना दो, और उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं आज का क्लास। शी सेड टू अस वेलकम का तो आपने बना ही दिया, शी वेलकम्ड अस। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बनाओ। He congratulated me. यस वेरी गुड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। देखो एक चीज और सुनो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एज ए नाउन यूज होगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मत कर देना कभी भी, गलत होता है वो। हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, अगर नाउन की फॉर्म में यूज हो रहा है तो। और वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है तो वर्ब क्या बनेगी? कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो सेट टू में आपको सिंपल पास्ट में वैसे भी सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ओके, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। लास्ट एंड द फाइनल सेंटेंस ऑफ टुडेस क्लास, He put the गलत, मुझे पता था ये बनाएगा तो। ही टोल्ड फूल टू रन, गलत। he pulled it up. देखो फूल्ड का मतलब पता है क्या होता है? बेवकूफ बनाना। तो आप कह रहे हो ही फूल्ड राम, इसका मतलब उसने राम को बेवकूफ बनाया। उसने राम को बेवकूफ कहाँ बनाया? उसने तो राम को बेवकूफ कह के पुकारा है। ही सेड टू राम फूल, उसने राम को बोला फूल, तो उसने राम को बेवकूफ नहीं बनाया, उसने राम को बेवकूफ कह के पुकारा है। और आप कह रहे हो ही फूल्ड राम। तो अगर मैं, समझ गए ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे, कैमरा बंद हो गया,
हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे फूल्ड राम लिख दूं तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसने राम को बेवकूफ बनाया। तो क्या उसने राम को बेवकूफ बनाया, ऐसा सेंटेंस है क्या? नहीं, उसने राम को बेवकूफ कह के पुकारा। अब पुकारने को हम कहेंगे कॉल्ड। क्या कहेंगे? कॉल्ड। ही कॉल्ड राम अ फूल। उसने राम को एक बेवकूफ कह के पुकारा। ठीक है, अब सुनो, सपोज करो यहाँ पे होता टैक्सी, फिर क्या कहते हैं? फिर क्या लिखते हैं? He got the taxi. पहले तो आप ये सोचो, टैक्सी वो कब कहेगा? जब राम टैक्सी चला रहा हो, या राम टैक्सी ड्राइवर है और राम को उसने ऐसे करके हाथ करके रुकाया, टैक्सी, टैक्सी रुकवानी है उसको। अब अगर आप यहाँ पे ए टैक्सी लिख दो तो फिर गलत है, क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने राम को टैक्सी कह के बुलाया। तो राम को टैक्सी थोड़ी ना है, राम को टैक्सी थोड़ी ना है। उसका भाव समझना पड़ेगा, उसने टैक्सी बोला क्योंकि उसको टैक्सी चाहिए। उसने टैक्सी इसलिए नहीं बोला कि वो टैक्सी है। तो अगर आप लिख देते हो ही कॉल्ड राम ए टैक्सी तो गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा? ही कॉल्ड राम फॉर अ टैक्सी। ही कॉल्ड राम, उसने राम को पुकारा काय के लिए? फॉर अ टैक्सी। तो ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, फॉर अ टैक्सी हो जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल तो ये ए फुल ही रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो कैटेगरी रहेगी नेक्स्ट क्लासेस में वो रहेगी सेंटेंसेस शोइंग विशेस। विशेस मैंने क्या बताया? विशेस यहाँ पे विशेस आपको होगा सर, विशेस बता तो दिया आपने। अब ये वाली विशेस नहीं, ये तो ग्रीटिंग्स वाली विशेस थी। अब विशेस जो भगवान को विश होती है, प्रार्थनाएं। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू, या मे गॉड सक्सीड यू, इस तरीके के सेंटेंस। और प्लस मिसलेनियस रूल्स भी है कुछ, फाइनली वो एक क्लास और लेंगे अपन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड